तो आज की सभा शुरू की जाए। कल के क्लास में हम लोग सीखे थे कि दो पार्टिकल सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कैसे फाइंड करते हैं, उसका पोजीशन कैसे फाइंड करते हैं। अब हम लोगों के पास अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो, ढेर सारे लार्ज नंबर में पार्टिकल हो, तो उसका सेंटर ऑफ मास कैसे हम लोग फाइंड करेंगे। ठीक, फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे सिमेट्रिकल सिस्टम पे, फिर कंटिन्यूअस बॉडी में भी। आज हम लोग कर देंगे पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ढेर सारे पार्टिकल्स होंगे और उसका एक किसी फिक्स पॉइंट से लोकेशन पता करेंगे सेंटर ऑफ मास का। देखो, अब मान लेते हैं कि ये सेंटर ऑफ मास, जो पार्टिकल्स है वो किसी सरफेस पे है फैले हुए। ठीक है, ढेर सारा पार्टिकल है। मान लो एक पार्टिकल जिसका मास मान लो m1, मान लो कोई मास m2, दूसरा पार्टिकल मास m3, इस तरह से ढेर सारे पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर द प्लेन। तो हम लोग एक काम करते हैं, एक बहुत ही सुंदर टेक्निक है, ध्यान रखिएगा कि किसी एक पॉइंट से, देखो लोकेशन जब भी बताना हो तो किसी पॉइंट से बताना होता है, रेफरेंस पॉइंट से, कि यहां से कितना दूर। तो हम लोग एक पॉइंट स्पेसिफाई कर लेते हैं और वहां से सारे पार्टिकल का लोकेशन करते हैं, फिर उसके बाद उसका सेंटर ऑफ मास निकालते हैं। तो हम लोगों ने ऐसे क्या कर दिया, मान लिया कि ये एक प्लेन में है और सबका हम लोग ओरिजिन से लोकेशन पता कर रहे हैं, या सबका पोजीशन वेक्टर आपको पता है फ्रॉम ओरिजिन, आप ये भी कह सकते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं ये जो m1 है, मान लीजिए ये इनका लोकेशन है r1 पोजीशन वेक्टर, m2 r2 पे, और मान लेते हैं m3 जो है वो r3 पे है। ठीक है, r1 r2 r3 ये इसका पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, गुड। अगर हम इसके कोऑर्डिनेट के बारे में बात करें, इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x2 y2, इसी तरह से इसका x3 y3, इसी तरह से जो n पार्टिकल होंगे xn yn होंगे। तो आपको अगर इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है तो आप देखो, एक सबका समअप एक आएगा जो ओवरऑल सेंटर ऑफ मास होगा। बोलो, इसका एक समअप आएगा जिसका सेंटर ऑफ मास होगा, उसका पोजीशन ओरिजिन से कुछ होगा। बोलो, उसका पोजीशन ओरिजिन से कुछ होगा, मान लेते हैं r। ठीक, और इसका कोऑर्डिनेट कुछ होगा, मान लेते हैं x और y। अगर आपको ये r पता हो या आपको x पता हो या y पता चल जाएगा, बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। आई बात समझ में? ये क्या है, ये मान लीजिए सेंटर ऑफ मास है। कोई दिक्कत? तो सिंपल सी बात है कि हम लोगों ने दो पार्टिकल सिस्टम के लिए सीख रखा था कि भाई अगर r1 निकालना होगा तो कुछ नहीं करना है, आपको m2 बाय m1 प्लस m2 टाइम्स ऑफ r करना होता था, कुछ ऐसा ही नहीं। तो इसी स्टेप को फॉलो करते हुए हम लोग यहीं से इसको प्रोसीड करेंगे और ऐसा ही पैटर्न यहां भी बनेगा। क्या बनेगा? सेंटर ऑफ मास, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम ओरिजिन इज इक्वल टू m1 r1, स्केलर फॉर्म ले रहे हैं, m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 प्लस डॉट डॉट डॉट, और बाय टोटल मास m1 m2 m3 प्लस डॉट डॉट डॉट। ये हो गया। आई बात समझ में? बोलो बस। इसी तरह से ये हो गया आपका लोकेशन, सीधा r पोजीशन वेक्टर आ गया। आप चाहे तो इसे x और y के फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको x पता करना हो सेंटर ऑफ मास का, आई बात समझ में, तो आप r की जगह पे x1 यूज करिएगा, नहीं m1 x1 यूज करिए, m2 x2 यूज करिए, m3 x3 डॉट 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 डॉट। ठीक है, आई बात समझ में? बोलो पक्का ना? रूम बंद करो। ठीक,
और उसके बाद m1 प्लस m2 प्लस m3। लॉक कर दिया ना, ठीक। ये x आ गया आपका बाबू, नहीं। उसी तरह से अगर आपको y, ये सब पोजीशन है, अगर y के टर्म में आपको निकालना हो तो सीधी सी बात है m1 x1 सॉरी y1 m2 y2 m3 y3, इसी तरह से ये प्रोसीड होगा। क्या फॉर्मूला याद रखना बहुत ही आसान है, फॉर्मूला याद रखने की आवश्यकता भी नहीं है। इस तरह से आपको पोजीशन x किट में और y में आपको सेंटर ऑफ मास के निकल जाएगी, हाँ या ना। छापिए एक आसान सा सवाल इसी चीज को समझने के लिए कि कैसे ये हमें यूज करने हैं। सवाल ये है, ध्यान से देखो, कह रहा है कि 3 ऑब्जेक्ट है जो x एक्सिस के अलोंग अरेंज हैं। एक ऑब्जेक्ट को ओरिजिन पे रख दिया गया है जिसका मास 300 ग्राम था। एक ऑब्जेक्ट को 40 सेंटीमीटर x इक्वल टू 40 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा गया जिसका मास 500 है, 500 ग्राम है। और एक को रखा गया x इक्वल टू 70 सेंटीमीटर पे, इसका मास 700 ग्राम है। ठीक है, तीनों लोकेशन पे दे रखा है 700, 4 से 400 कर देते हैं, 400 ग्राम है। हमसे पूछा गया कि फाइंड, नहीं, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, समझ गए, फ्रॉम ओरिजिन, मतलब x से सेंटर ऑफ मास इसका कहां पे होगा। देखो सेंटर ऑफ मास कितना नहीं होता है, सेंटर ऑफ मास कितना का क्या मतलब हुआ, कितना का कोई मीनिंगलेस नहीं। तो हम लोग सेंटर ऑफ मास का लोकेशन फाइंड करेंगे कि कहां होगा। आई बात समझ में, ओवरऑल मास थोड़ी फाइंड करें हम लोग, मास तो पता ही है ऑब्जेक्ट का टोटल कितना है, हम लोग लोकेशन पता करते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास कहां लाई करता है, वो सीख रहे हैं। बताइए इसका आंसर। सबका आया, ठीक है। सॉल्यूशन देखिए इसका जरा, देखो भाई क्या करना है हमें, देखो पोजीशन निकालना है ओरिजिन से, तो ओरिजिन से सीधा पोजीशन निकाल लेते हैं क्योंकि x ही आएगा, x और सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा, ओरिजिन से ओरिजिन का डिस्टेंस, सॉरी 300 इंटू 0 प्लस 500 इंटू 4g। देखो ये ग्राम में और सेंटीमीटर में है, आंसर सेंटीमीटर में आएगा, रहने देते हैं, और प्लस 400 इंटू 70 बाय सम ऑफ टोटल मास। सम ऑफ मास कितना है 300 प्लस 400 प्लस 500, कुल मिला के ये तो 0 हो गया, 5 चौका 20 नहीं, और यहाँ पे हुआ 28,000, तो कुल मिला के ये हो गया तुम्हारा 1200 ना, तो 480,000 बाय 1200 सॉल्व करेंगे, कट्टो कट्टो 12 48, मतलब 40 सेंटीमीटर फ्रॉम x, फ्रॉम ओरिजिन ना, नहीं ये निकाला था ना, फ्रॉम डिस्टेंस स्टार्ट किए थे फ्रॉम ओरिजिन। क्लियर है, समझ पाए? अगर ये समझ पाए तो अगला सवाल आप लोग बना के दिखाइए और थोड़ा स्पीड में बनाएंगे। पहले सवाल समझ लीजिए, स्टेटमेंट नहीं लिखा रहे, क्वेश्चन समझा रहे हैं। आपके पास एक प्लेन है और इस प्लेन में कुछ ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं जिसका मास आपको गिवन है, ठीक है। पोजीशन बता रहे हैं आपको 1 2 3, यहां पे 1 2 3, यहां पे एक ऑब्जेक्ट है m1, ठीक है, इसका मास है 2 kg का, और इच यूनिट आपको कहा गया है, जो हर यूनिट्स है ना वो यूनिट है आपके मीटर में, 1 मीटर नहीं, ये 1 मीटर में है, समझ गए, 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर, समझ रहे हैं, 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर, ये स्केल जो है वो मीटर में है। दूसरा वाला मास जो है वो आपका 1 2 3 पे है,
और ये वाला मास आपका यहां पे है। यहां पे एक मास है आपके पास, ये मास मान लेते हैं हम लोग M2 4 kg, M2 4 किलोग्राम। एक मास और देते हैं आपको M3, 2 1 2 3 4, ये हुआ 4 मीटर माइनस में, -4 -3 -2 -1, और ये हो जाएगा आपका 1 2 3, यहाँ पे मान लो 4, तो हम यहाँ पे आपको एक 4 4 पे देते हैं। ये है आपका मान लीजिए M3 और इसका मास है 5 kg। दिख रहा है? दिख रहा है। एक और मास ले लो 3 और 2 पे, 3 और 2 पे एक मास M4 है, इसका वैल्यू है 1 किलोग्राम, 1 kg। ठीक है, हमें फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ द 4 पॉइंट मास, 4 पॉइंट मासेस। ठीक है, इसका सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है। 4 3 7 5 12, हाँ ठीक है, फाइंड करिए। कुछ नहीं करना है भाई, इतना ऑल वॉल नहीं करना, सीधा आपको x निकाल लेना, सीधा y निकाल लेना है, सीधा x सीधा y, सबका x y पता है। आइए सीधा x निकाल लें, x सेंटर ऑफ मास, x में मतलब ये x एक्सिस के अलोंग सेंटर ऑफ मास कितनी डिस्टेंस पे होगा क्या, तो आपको पता है कि ये करते कैसे हैं सर, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 प्लस m4 x4 और डिवाइड बाय टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4, 4 मासेस हैं। आप ये बताइए यहां से शुरू करें m1, ठीक है, m1 का वैल्यू कितना 2 मल्टीप्लाइड बाय x का वैल्यू कितना होगा पॉजिटिव में 3, कोई दिक्कत, प्लस m2 कितना है, m2 है आपके पास 4 और x का वैल्यू कितना पॉजिटिव में है, बिल्कुल पॉजिटिव में कितना है 3, m3 का वैल्यू कितना है 5 kg और x का वैल्यू बताओ तो -4, नेगेटिव में ना, -4, मास मोमेंट निकाल रहे हैं, वेक्टर क्वांटिटी होती है, विद साइन रखना है, और प्लस उसके बाद m4 कितना है 1 kg और इसका x भी, इसका भी नेगेटिव है तो -3, और टोटल मास कितना होगा 12, नहीं 2 kg 4 kg 5 kg प्लस 1 kg। अब बताइए 3 2 जा 6 प्लस 4 3 जा 12 -20 और -3 बाय 12, बोलो ठीक है, 12 6 18 में से 23 माइनस करेंगे 12 होगा और ये होगा -5/12, x में -5/12 पे मिला। ठीक, इसी तरह से सिमिलरली y में करेंगे सर, तो y में आपका हो जाएगा कितना m1 x1, सीधा वैल्यू पुट कर दें या लिखो m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 प्लस m4 y4 बाय m1 m2 m3 m4। ठीक है, अब बताइए m1 का वैल्यू है आपके पास है 2 और इसमें y का वैल्यू पॉजिटिव है, यस y का वैल्यू है 1 प्लस m2 का वैल्यू 4, इसमें भी y पॉजिटिव दिख रहा है 3 प्लस m3 का वैल्यू 5, इसमें y पॉजिटिव है कितना 4, y का वैल्यू 4 है, और m4 मास 1 है और y का वैल्यू इसमें नेगेटिव है, नेगेटिव कितना -3, कोई दिक्कत नहीं, टोटल मास पता है 12 है। सॉल्व करिएगा तो ये हुआ 2 प्लस 12 प्लस 20 माइनस 3 बाय 12, सॉल्व करेंगे कितना आएगा 14 12 कितना 28 बाय 12। क्लियर है, सीधी सी बात, इसको सॉल्व करेंगे तो 12 5 60 कितना होगा 40 पर 48 है बाबू
कहाँ पे सर? नीचे ये, अच्छा नेगेटिव है, सॉरी, हाँ ये y नेगेटिव है ना, -2 होगा यहाँ भी ना, 1 इंटू, ओ ये y है ना, सॉरी -2, सॉरी, हाँ -2। अब ठीक है, अब ठीक है, ठीक। अब 28/12 आ जा रहा है, गुड। अब देखो इसको जब डिवाइड करोगे तो माइनस कितना आएगा, -0.47, और इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो आएगा ये कितना, 12×24 2.41। अच्छा, और ये कितना आ जाएगा तुम्हारा 12×24 2.3। अब सुनो, अब बाबू XY आ गया, आप चाहो तो इसे ऐसे छोड़ दो, या आप सीधा लोकेशन भी लिख सकते हैं, R सेंटर ऑफ मास को वेक्टर फॉर्म में लिख दीजिए सीधा सीधा। कितना देखो, -0.41 I कैप और +2.3 J कैप, मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं आप चाहे तो इसे मैग्नीट्यूड भी लिख सकते हैं। देखो ये मैग्नीट्यूड में डायरेक्शन फिर लिखना पड़ेगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास का डायरेक्शन भी होता है कहां से, तो यहां पे सब कुछ स्पष्ट है, क्लियर है। अगला सवाल करें, ये समझ पाए? छाप रहे क्या? छाप लीजिए तो तब मिटाते हैं। देखिए पोजीशन ही निकालना है आपको। कभी कभी ये ना M1 का पोजीशन इस फॉर्म में भी दिया जा सकता है, M2 का पोजीशन इस फॉर्म में भी दिया जा सकता है, करना ऐसे ही है। आइए एक सवाल से समझ ले। जैसे हमें कहा गया है, क्वेश्चन है कि दी पोजीशन वेक्टर ऑफ 3 पार्टिकल, 3 पार्टिकल दे रखे हैं, ऑफ मासेस M1 जिसका मास 1 kg, M2 जिसका मास 2 kg और M3 जिसका मास 3 kg है। पोजीशन R1 दे रखा है आपको I + 4J + K मीटर, ठीक। R2 दे रखा है आपको I + J + K यूनिट मतलब मीटर, और R3 दे रखा है आपको 2I - J और -2K मीटर दे रखा है, नहीं रिस्पेक्टिवली। फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, बन जाएगा, जल्दी में बनाइएगा। कुछ नहीं करना है, सीधा R सेंटर ऑफ मास बाबू M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस M3 R3 बाय M1 प्लस M2 प्लस M3। अब M1 का वैल्यू कितना है बाबू 1, R1 का वैल्यू कितना है I + J, नहीं मोड निकाल के फिर साइन, ये पोजीशन कैसे फाइंड करिएगा, वो तो पोजीशन कितना आया कहां से, डायरेक्शन, पोजीशन बिना डायरेक्शन का लिखोगे, बिना एग्जैक्ट लोकेशन उसको स्पेसिफाई करना पड़ेगा, फ्रॉम M1 या फ्रॉम M2 या फ्रॉम ओरिजिन, तब वो वैल्यू तुम्हारा सही है। आई बात समझ में, समझे बात को? हाँ बिल्कुल, वेक्टर फॉर्म में ही लिखना है। वेक्टर फॉर्म में लिख दोगे सबसे आसान, कैलकुलेशन से भी बच जाओगे, डायरेक्शन निकालने से भी बच जाओगे। क्या समझे? तो सीधा सा वेक्टर फॉर्म में I + J 4J नहीं प्लस के, समझे बाबू? उसी तरह से प्लस M2 का वैल्यू कितना है 2 और R2 कितना है I + J + K। उसी तरह से तीसरा वाला मास कितना है 3 kg, 2I - J और -2K, और टोटल मास कितना है सर? टोटल मास 3 2 5 1 6 kg। अब बताइए ये क्या हो गया, 1I 2I 3I और यहाँ पे कितना है 6I 2I ना, 6I 2I 8I और 1I, टोटल 9I कर दे, 9I कैप प्लस 4J 2J 6J और -3J, तो 3J कैप। समझ रहे कैसे सॉल्व कर रहे हैं? गुड। 1K
2k, 3k, और यहां पे आपका है 6 -6, तो -3k बाय 6। तो इसका सीधा पोजीशन आपका हो गया r सेंटर ऑफ मास वेक्टर फॉर्म में नहीं, 9/6 मतलब हुआ कि 3/2 नहीं, हाँ, तो 3/2 i कैप प्लस 1/2 j कैप माइनस 1/2 k कैप। बताओ, अब यहीं से तुम्हें मैग्नीट्यूड डायरेक्शन जो चाहिए आराम से फाइंड कर लीजिए, कोई दिक्कत। तो वेक्टर का डायरेक्शन पता करने हम लोग तो आ ही गया, ये वेक्टर में सीखे हैं ना, तो फिर काहे झूठ मूठ का उतना टेंशन लगाएंगे। अब आगे क्या करना है आपको पता ही है। तो ये ऐसे कुछ सवाल बनेंगे और कुछ क्वेश्चन करेंगे, चलिए करते हैं। ट्रेंगल के बारे में क्या सब जानते हैं? कितने टाइप के ट्रेंगल होते हैं? 3 ऑन द बेसिस ऑफ साइड, 3 ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। साइड के बेसिस पे कितनी टाइप के ट्रेंगल हो गए? 4। कौन कौन से? साइड के बेसिस पे स्केलन, इक्विलेटरल और इक्विलेटरल ट्रेंगल की स्पेशलिटी बताइए। इक्विलेट हाँ, इक्विलेटरल की सारे साइड बराबर होते हैं, सारे साइड इक्वल होते हैं, ईच एंगल 60 डिग्री। और क्या क्या जानते हैं इसके बारे में आप? इसका मीडियन, इसका एल्टीट्यूड और इसका साइड बाइसेक्टर सब सेम होता है नहीं? आई बात समझ में। और पाइथागोरस तो आप लोग जानते ही हैं, मतलब अगर उसके कोई किसी पॉइंट का पोजीशन निकालना पड़े तो निकाल लेंगे नहीं? हाँ, तो आइए सवाल बना के दिखाइए जल्दी में, तब ना मानेंगे आपका ज्योमेट्री ठीक है। जल्दी बनेगा तो बिल्कुल जल्दी में बना के दिखाना है। सवाल नोट करिए, तीसरा सवाल होगा। गुड। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं है, इक्विलेटरल ट्रायंगल वाले पोजीशन पे 3 मासेस रखे हुए हैं। ट्रायंगल मतलब, या मान लो मासलेस रड से 3 मास इक्विलेटरल ट्रायंगल अटैच्ड है। एक ही बात हुआ, समझ गए? मास है इसका 3 किलोग्राम M3, इसका मास है 1 किलोग्राम M1, कोई बात नहीं, और इसका मास है 2 किलोग्राम M2, 2 किलोग्राम, और सब 1 मीटर 1 मीटर और 1 मीटर के, मतलब ट्रायंगल कौन सा है? इक्विलेटरल है ना। फाइंड पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास RCOM, RCOM, फाइंड पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, वो भी जल्दी में, जल्दी करिए। देखो, हाँ बोलो बोलो आंसर। सुनो, एक बात बताए, तुम्हारा जब ये तो मान लो 3 सिस्टम है, हम तुम्हारा कैलकुलेशन आसान कर देते हैं। कैलकुलेशन आसान ये कर देते हैं, सुनो, जब भी n नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे, चाहे वो ट्रायंगुलर किसी प्लेन में हो, स्ट्रेट लाइन में हो, कहीं भी हो, ठीक है, किसी भी एक पार्टिकल को मान लीजिए ओरिजिन पे है, आपका एक कैलकुलेशन बच गया ना, R1 0 आ गया ना, आपका एक कैलकुलेशन बच जाएगा आपका। नहीं, कहीं भी आप किसी को, इसको किसी को भी मान लो, तो मान लेते हैं कि ये जो M1 है वो ओरिजिन पे है, कोई दिक्कत? ये टेक्निक बहुत अच्छा है सेंटर ऑफ मास के सवाल को बनाने के लिए, समझ गए? किसी एक को ओरिजिन पे मान लीजिए, मान लिए ये हो गया y और ये हो गया x, बोलिए कोई दिक्कत? अब x आपको निकालना है, उसके लिए x1 इसका पोजीशन पता है, हाँ, x2 इसका पोजीशन पता है, प्रॉब्लम x3 का है। अब x3 का बोलोगे सर यहां तो है ही, बहुत सुंदर, यही तो निकालना है तुम्हें। ये क्या है? x3। आपको पता है x3 कितना आएगा? ऐसे पता है कि अगर यहां से ये ड्रॉ करोगे परपेंडिकुलर होगा, ये वैसे करेगा, x3 भी आ गया। नहीं, आपका x1 आ गया 0, x2 आ गया 1 और x3 कितना आ गया बाबू? 1/2, हाँ या ना? हाँ, वैसे करता है नहीं ये, कोई दिक्कत नहीं, सच में कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है बिना दिक्कत का? x1 x2 x3 ना आया बाबू? हाँ, R1 R2 R3 एक ही बात है, x आ गया ना, x आया ना सबका, तब
y1 बताओ, y1 इसका कितना होगा, इसका 0, इसका y2 बताओ, ओहो, और y3 बताओ रे बाबू, y3 बता, हाँ हाँ अब तो y3 बताना पड़ेगा। y3 कौन बताएगा, हाइट ऑफ एल्टीट्यूड ही y3 होगा रे, नहीं होगा। अब बताओ E कितना है 1/2, E कितना है 1 है, 14 परपेंडिकुलर निकालने नहीं आता है, तो y3 का वैल्यू कितना होगा, स्क्वायर रूट 1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर। बाबू और हाइट ऑफ एल्टीट्यूड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, यही तुम लोग ज्योमेट्री पढ़ता है, याद नहीं है रे कथा, 1/4, इतना पता नहीं है तुम लोगों को, बेशरम कहीं का सब, लाल शर्म घोर के पीलो। रूट 3/4 नहीं 2, हाइट ऑफ एल्टीट्यूड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल रूट 3/2 नहीं होता है, लल्हा सब मतलब। चलो y3 कितना आ गया, रूट 3/2। अब कुछ करना है, x1 m1 करना है, कर लोगे, बोलो कर लोगे ना, x1 x2 x3 आ गया, अब आ जाएगा ये, यहां से पोजीशन आएगा बाबू, जब आपसे सॉल्व करिएगा तो एक नेट x आएगा, सॉल्व कर लेंगे। आगे m1 x1 करना है, m1 पता है, x1 पता है, x2 x3 पता है, y1 y2 y3 निकाल दिए ना, बस हो गया। क्या करने है इसको कैलकुलेट, हाँ या ना, बहुत अच्छा। चलिए इसको कैलकुलेट बाद में करके हमें आंसर बताइएगा। अगला सवाल एक करवा देते हैं फटाफट, कितना, कौन सी, क्या 5/6, आम इमली कटहल लीची कुछ, क्या 5/6, फिर वही आर बोल रहे हैं हमको, एक्स वाई बताओ ना, भाषा नहीं समझ में आता है। आर बिना आई जे के का कैसे तुम बोल दिया, मैग्नीट्यूड फिर बोला, चट्टा का फिर मारेंगे इसको ही एक्स और वाई निकाल के फिर मैग्नीट्यूड करो, तो आई जे के फॉर्म में रखो ना। पोजीशन भी 5/6 आया कहां से, ये 5/6, ये 5/6, यहां 5/6, बताओगे ना कहां 5/6, बताओगे ना, तब पोजीशन बताना पड़ेगा ना, सेंटर ऑफ मास दिखाना पड़ेगा, यहां पे है, आई बात समझ में, सेंटर ऑफ मास दिखाना पड़ेगा। इसका आंसर आएगा एक्स का वैल्यू कितना, एक्स का वैल्यू आ जाएगा तुम्हारा कितना, 11/12 नहीं आएगा, 7/12 आएगा, और रूट 3/4 आएगा। ये होगा इसका एक्स और वाई का लोकेशन बाबू। अब ढूंढ लो ये पोजीशन कहां पे है प्लेन में, वही होगा इसका सेंटर ऑफ मास, समझ गए, कौन सा, क्या बोलो बोलो जल्दी बोलो, बोलो जल्दी बोलो रे, उसी को बोलो, अच्छा बोलो, वो बोलो उसी को बोलो। आइए अगला सवाल, हमारे पास एक स्क्वायर है, समझ गए, आपके पास एक स्क्वायर रड है मासलेस, जिसपे 4 मासेस अटैच है, ठीक है, A B C D पे, ठीक है। इस पे मास आपका है m1 1 किलोग्राम, m2 2 किलोग्राम, m3 3 किलोग्राम और m4 4 किलोग्राम। कोई दिक्कत, सबका साइड 1 मीटर, 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, कोई दिक्कत नहीं ना। क्या लगता है, क्या पूछना चाह रहे हैं, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, तब फाइंड, ये तो बना के दिखा दो, कैलकुलेशन भी आसान है बाबू, पोजीशन ऑफ, हाँ बाबू ये तो कैलकुलेट करके दिखा दो, करो करो जल्दी करो। आंसर इसका आ गया है सर आपका, देखो ये बात तो सिस्टम देख के समझ में आ रही कि अगर स्क्वायर प्लेट है, स्क्वायर सरफेस है, 1 kg 2 kg 3 kg 4 kg, गलती से भी बीच में मत कर देना, क्योंकि यहाँ पे 3 kg और ये 4 kg, इसका मतलब इस रीजन में कहीं लाई करेगा, हैवियर मास है, हैवियर मास के करीब होगी सेंटर ऑफ मास, और ये कैलकुलेशन से भी आना चाहिए। आप हमें ये बताइए, हमने आपको क्या बताया था कि कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा आपको पहले क्या करना है, किसी एक को ओरिजिन पे मान लीजिए, x और y डिसाइड कर लीजिए, खटाखट आपसे कैलकुलेशन खटाखट आपका बन जाएगा 0। तो यहां से x1 का वैल्यू कौन बताएगा, 0, x2 का वैल्यू कौन बताएगा, 1, x2 का वैल्यू ये हलो ना, m1 m2 m3 m4, अब खुश
एक के बात है। उसके बाद x3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो हाँ x3 का वैल्यू कैसे निकालोगे भाई, x3 का वैल्यू और x2 का वैल्यू सेम आएगा, 1 ही रहेगा, और x4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, बिल्कुल, कितना आसान हो गया। उसी तरह से y1 का वैल्यू कौन बताएगा, y1 0 हो गया, y2 का भी वैल्यू 0 हो गया, y3 का वैल्यू कौन बताएगा, y3 का वैल्यू 1 है ना, और y4 का भी वैल्यू 1। बताओ अब रहा कुछ करने को जिंदगी में, अब बाबू कौन सा जल्दी बोलो ना। y2 का वैल्यू 0 कैसे हुआ, y2 का वैल्यू नो, y2 किसको माने हम, y2 ये माने है ना, इसको माने y2, तो ये x एक्सिस है ना, x एक्सिस पे कहीं भी y का वैल्यू 0 ही होता है ना, यहाँ 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 कहीं भी। क्लियर है, समझ गए बात को। M4 को ओरिजिन पे मान लोगे, आंसर अलग चेक करके देख लेना, M4 आप चाहते यहां पर रख देते, ये ट्रायंगल बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, नहीं होगा, नहीं होगा, आप निकालने आ ही गया ना, आपको निकालने आ ही गया ना, कैलकुलेट कर सकते हैं आराम से। ओ नहीं होना, क्योंकि कुछ नहीं हुआ है, तुम्हारा जो है वही है, उसी हिसाब से आंसर भी आएगा। हाँ ठीक है, करेक्ट है, बोलो, समझ गए सब बात। तो इस कंसेप्ट पे लास्ट सवाल आज के क्लास का, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आज के क्लास का। एक बात बताइए आप लोग, अगर यहीं पे ये स्क्वायर था और सारे मासेस सेम होते तो सेंटर ऑफ मास कहां होता, बिल्कुल। अगर मान लीजिए ये स्क्वायर ना होके कोई और रेगुलर फिगर होता, जैसे मान लीजिए पेंटागन, हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन होता और सारे मासेस इसके ईच कॉर्नर पे सेम होते, तो सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा, उसके सेंटर पे, और वो ज्योमेट्री से आप लोकेशन निकाल सकते हैं, है ना। एक सवाल करते हैं, आपके पास एक रेगुलर हेक्सागन है, रेगुलर हेक्सागन, ठीक है, रेगुलर हेक्सागन, ठीक है, मास है m, 2m, मतलब 1 kg 2 kg कर देते हैं, 1 kg 2 kg, यहां भी 1 kg, यहां 2 kg, यहां भी 1 kg और यहां पे 2 kg, समझ गए, 1 2 1 2 1 2, कोई दिक्कत नहीं, नहीं, A B C D E F, रेगुलर हेक्सागन मतलब समझ रहे हैं ना, सारे साइड सेम होंगे, A A A A, अच्छा 1 दे दे, लो बढ़िया है, सब 1 दे देते हैं, कैलकुलेशन भी आसान हो जाएगा आपका। 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, कोई दिक्कत नहीं। क्या लगता है, क्या पूछना चाह रहे हैं हम, बस पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, फाइंड पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, और इसका आंसर होगा 1 तो सबसे जाएगा ही, कहां है हमें नहीं पता। इसको बनाने के एक तरीके हैं, हमने आपको क्या कहा कि भाई किसी एक को सेंटर पे मान लो, मतलब ओरिजिन पे मान लो, और फिर x1 y1 y2 ये सब निकाल लो। क्या ऐसे करेंगे पहले, चलिए करते हैं। किसको कहा माने, बोलिए, ओरिजिन किसको बोल रहे हैं आप, ए को बोलेंगे, बोलो ए को बोलेंगे, ठीक है। अगर आप ए को ओरिजिन बोल रहे हैं तो आपको ये हो गया x और ये हो गया y। आप ध्यान से देखो, हम लोग निकाल रहे हैं x1, ठीक है, यहीं से x1 शुरू करते हैं, कोई दिक्कत, यहां से x1 शुरू करते हैं, ये हो गया x1, x1 का वैल्यू कितना हो जाएगा बाबू, 0। x2 का वैल्यू यहां से शुरू कर रहे हैं, ये है x2, x2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 होगा। x3 का वैल्यू ये होगा, कैसे निकलेगा ये समझो, ज्योमेट्री लगेगी यहां पे, आपको पता है कि ये वैल्यू निकालना है आपको, ये ना। अब देखिए ये कितना है, ये 1 है नहीं, और ये कितना है नहीं पता,
जीरो कैसे, ये तो ये ना है, कैसे निकलेगा? राइट एंगल ट्रायंगल है, ये देखो रेगुलर हेक्सागोन है, अगर रेगुलर हेक्सागोन तो ये एंगल कितना होगा 60, ये 30। बोलिए आपको क्या चाहिए, ये वाला साइड, तो ये आपको पता है 1, हाइपोटेनियस पता है, बेस निकालना है, और ये एंगल कितना है 60, तो cos 60 1/2, cos 60 निकाल लें, cos 60 इक्वल टू b/h, जो हमें चाहिए, जो हमें ये क्या है x3 ना, b/h, h का वैल्यू कितना, हाइपोटेनियस कितना है 1, तो हमें लगता है ये 1/2 इक्वल टू x/1, इसका मतलब ये हो जाएगा, हमें लगता है 1/2 आएगा, 1/2 आ गया 0.5, तो यहां से यहां तक कितना आ गया, ये 0.5 आ गया, कुल मिला के ये, तो आपको जो x3 आएगा वो कितना आएगा, पूरा आएगा 1 + 1.5, 1 + 1.5 का मतलब सॉरी 1.5, तो x3 का वैल्यू कितना हुआ 1.5, कैसे निकला समझ गए, गुड। x4 के बारे में क्या कहेंगे बाबू, ये हुआ x4, और x4 का वैल्यू तो मुझे लगता है 1 ही होगा ना, x4 का वैल्यू आ गया आपका 1, x5 का वैल्यू कितना होगा, y एक्सिस पे x का वैल्यू 0 होता है, x5 का वैल्यू 0, और x6 का वैल्यू कितना आएगा यहां से, हाँ सेम उसी तरह से, बस ये क्या हो जाएगा माइनस में, माइनस 0.5 1/2, कोई दिक्कत, x वाला सब आ गया, कोई दिक्कत, ये पीछे है ना, निगेटिव है ना, इसीलिए डाटा तो इतना ही होगा ना, बोलो कोई दिक्कत। इसी तरह से y बात करें, y1 का वैल्यू कितना होगा 0, y2 का वैल्यू कितना होगा 0, y3 का वैल्यू कौन बताएगा, ये नो y3 का वैल्यू कौन बताएगा, y3 ये ना होगा, तुम लोग बोल रहे हो कि नहीं, x1 ये y1 y2 0, y3 का वैल्यू ये ना होगा, हमें ये निकालना है, तो बताइए ये कितना है 1, और ये एंगल कितना है 30 डिग्री, sin 30 लगाओगे, सॉरी कौन सा लगा sin 30 ना, नहीं cos 30, तो cos 30 कितना हो जाएगा, तो √3/2 ही आएगा, हमें लगता है √3/2 है आएगा ना, कि 2/√3, √3/2, ये वैल्यू आ जाएगा आपका कितना √3/2, कोई दिक्कत। y4 के बारे में बात करें, देखो y4 का वैल्यू हमें लगता है कितना आएगा बाबू, ये लेंथ आएगा, तो देखो ये √3/2 है, ये √3/2 होगा, कुल मिला के इंटू 2, तो √3 आएगा, 2 × √3/2, √3 बोल मारेंगे ना इसको, √3 होगा, पहले तो 2 बोला था। आ जाओ y5 कहां पे है, अरे 1 2 3 4 5, ये क्या है 4 कहां चला गया, 0 0 खत्म, ये हो गया तुम्हारा कितना √3, और ये हो गया तुम ये 1 ना, ये y4 ये था, y5 कितना √3/√3, और y6 बताओ, y6 यही ना आएगा, ये वाला वैल्यू ना, तो हमें लगता है कि जो y3 है वही y6 होगा, 1 2 3, ओहो y4 और y5 दोनों सेम होगा, हाँ क्या y4 का वैल्यू और y5 का वैल्यू सेम ही होगा ना, सॉरी हाँ, और y6 का वैल्यू और y3 का वैल्यू सेम होगा, मतलब √3/2। अब सब आ गया, अब M1 M2 M3 करिएगा, नहीं लगता है कि थोड़ा लेंथी हो गया, ऐसे बनाओगे, बुद्धि का प्रयोग करोगे, करो, ये जेन्युइन तरीका है कि नहीं, ठीक है सही है, टाइम कंज्यूमिंग है, अगर तो थोड़ा बुद्धि का प्रयोग करो, ये 2 kg है, ये 2 kg है, ये 2 kg है, इसका सेंटर ऑफ मास बीच में होगा, ये 1 kg, ये 1 kg, इसका सेंटर ऑफ मास 1 2 3 4 स्ट्रेट लाइन में, नहीं समझा, नहीं समझा, अच्छा बताते हैं, सुनो सुनो सुनो, देखो अल्टरनेट तरीका बता रहे हैं, आप ये बताइए सिर्फ ये दोनों का सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा, ये और इसका 4 kg, 4 kg, चाहे 2 kg यहां मानो, 2 kg यहां मानो, या यहां पे 4 kg मानो, एक ही बात है ना, एक ही बात है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले यहां पे 4 kg मान लेते हैं, कोई दिक्कत, बोलो बोलो ना रे, 4 kg क्यों किए,
पूरा मास किसी एक पॉइंट पे कंसंट्रेट होगा तो एक पॉइंट का मास लोगे कि पूरा सिस्टम का मास लोगे रे? पूरा सिस्टम का मास, पूरा सिस्टम का मास 10 kg है, बिखरा पड़ा है, उसको समेट के एक पॉइंट पे कर दिया तो 10 kg होगा। आई बात समझ में? ये पॉइंट पे दो मास अलग अलग थे, यही से इसमें एक्सप्लोजन वाला भी क्वेश्चन बनेगा। खैर 4 kg हुआ। ये लोकेशन अभी नहीं पता, रहने दो ना। ये वो कितना हुआ, यहां से ये कितना है पता है तुम्हें? यहां से ये कितना हाइट है बाबू? यहां से ये कितना हाइट है? √3। ये वाला हाइट कितना है बाबू? √3/2 है। तो यहां से ये √3/2 पे रहने दो, ओरिजिन या यहीं पे कहीं ओरिजिन मान लेंगे और क्या। उसके बाद यहां पे कितना है? 1 kg। ये 1 kg है। अब बताइए इसका सेंटर ऑफ मास यहां पे लाई करेगा कितना? 2 kg। और यहां पे इसका सेंटर ऑफ मास कितना है? 2 kg। अब बताओ बस इसके बीच गैप बता दो। ये गैप कितना था? 0.5 था। बोलो, ये गैप 0.5, ये गैप 0.5 और ये गैप कितना है? 1। किसी एक से मान लो, किसी एक बड़ी से बता दो। नहीं समझे बात को? अब सेंटर ऑफ मास कहीं से भी निकाल सकते हैं आप। अब भी फिर से ओरिजिन कर लीजिए इसको अगेन। मतलब हम लोग अभी ओरिजिन माने ही नहीं है, ओरिजिन अब मानेंगे यहां पे। आई बात समझ में? ये तो उसके लिए ओरिजिन था ना, अब नया ओरिजिन मानिए। क्या हमने उस ओरिजिन का कोई वैल्यू यूज किया है? नहीं ना, बस गैप यूज किया है ना। वो तो कहीं भी होगा, फिक्स ही होगा। चाहे ये ओरिजिन मानोगे तब भी इसके बीच का गैप 0.5 ही होगा, और अगर ये ओरिजिन होगा तब भी इसके बीच का गैप 0.5 ही होगा। इसमें कोई चेंज तो नहीं आया। देखो आए बाबू, एक्स में आएगा फ्रॉम यहां से एक्स में, यहां से इतना पे जाने पे। अगर यहां से बताना चाहोगे तुम्हें, यहां से मान लो पता चल गया यहां पे हुआ, तो क्या ये वैल्यू नहीं बता सकते हो? ये तुम्हें पता है, ये पता है, ये पता है, ये वैल्यू नहीं बता सकते हो? ये तो हुआ आर। अगर तुम कहीं से भी पोजीशन बता सकते हो, फ्रॉम 1 kg से, फ्रॉम एफ पे जो मास है कहीं से भी बता सकते हो। आई बात समझ में? बोलो नहीं? तब बताइए, ये हो गया ओरिजिन। बोलो तो एम, इसका पोजीशन क्या होगा? पोजीशन हो जाएगा ये 0, ये कितना हो जाएगा? 4 × 0.5 2। बोलो 4 × 5 = 20 प्लस 2 × 1.5 3 प्लस 2 × 2 4। कुल मिला के मास कितना है? 4 × 1 = 5 4 9 kg। तो ये आ गया आपका 4 3 7 2 9 कितना? 1 मीटर फ्रॉम इतना, यानी कि 1 मीटर फ्रॉम मास एट एफ। 1 kg तो यहां भी है बाबू, 1 kg तो यहां भी है। 1 kg वाला मास जो एफ पे था, ऑप्शन के हिसाब से तुम्हें डिसाइड करना है कि क्या आंसर करना है। हाँ, बीच में नहीं आया, बीच में नहीं आया। हाँ रे, बीच में आया तो लला, यही बीच है, इसका सेंटर यही तो है। अरे भाई यहां से कितना? 1 मीटर के डिस्टेंस में नहीं आया, बीच नहीं हुआ। यहां से 1 मीटर का डिस्टेंस को बीच नहीं कहते तो कौन सी कहते रहे? सेंटर वहीं पे होगा ना, होगा ना। चलो बीच बात से मतलब नहीं है। कहां पे 5 kg 4 kg? कहां पे 5 kg 4 kg है? इधर वाला 2 1 3। छोड़ो ना, पोजीशन जो आया वही सही है। यहां से 1 मीटर या यहां से 1 मीटर पे ये बीच वाला लोकेशन लग रहा है ना, इसका सेंटर कहां पे होता है वो तुम निकाल सकते हो। हम ये तो नहीं बोले कि बीच में होगा, एनालिसिस था, तुम लोगों ने कहा तो देखते हैं क्या आता है, वही आया। तो इसको बनाने के ऐसे भी तरीके थे और इसे आप ऐसे भी बना सकते हैं। आई बात समझ में? ऐसा बेस्ट होगा, 2 लाइन में बन जाएगा आपका, थोड़ा सा दिमाग खर्च होगा बस ओनली। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल हम लोग कुछ रेगुलर ऑब्जेक्ट के सेंटर ऑफ मास पे सवालों के साथ, कुछ सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट के सवालों के, जैसे रड वगैरह, कुछ सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट पे कल हम लोग काम करेंगे। और फिर अगला क्लास होगा आपका कंटिन्यूअस बॉडी पे, जिसमें हम लोग थोड़ा कैलकुलस यूज करेंगे। ठीक है, आज की सभा करते हैं समाप्त। धन्यवाद।